कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में पंचकर्म क्रिया ज्यादा अच्छी होती है, कहाँ अच्छा, प्रेफर आप करेंगे? अगर सर अगर आप भोपाल में है तो हम बोलेंगे तो अपना कॉलेज सबसे अच्छा है भोपाल में। खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज जो है ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ पीजी रिसर्च पीएचडी रिसर्च सब होते हैं। तो बहुत सारे एक्सपोजर है ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं। मेडिसिन भी फ्री मिलती है कुछ अलग अलग प्रोसीजर के लिए। और हमारा जो थेरापीज वगैरह है उसका भी रिजनेबल प्राइस में आप करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का सेटअप है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप तो जानते होंगे इट्स वेरी कॉस्टली इन आउटर आउट ऑफ द स्टेट दैट इज केरला और एनी अदर स्टेट आई थिंक। तो आप यहाँ कर सकते हैं। और बाकी बहुत छोटे मोटे प्राइवेट संस्था भी है। आप अपने घर के पास अगर हो तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। आजकल गूगल से सर्च करके आप नियरेस्ट पंचकर्म सेंटर ले सकते हैं। ये क्या सागर में भी सुविधा उपलब्ध है? हाँ सर बिल्कुल है। पर गवर्नमेंट का सेक्टर का तो सागर में नहीं है। वो आपको यहाँ भोपाल में मिलेगी और रीवा में और उज्जैन में ग्वालियर में और जबलपुर में यहाँ है गवर्नमेंट सेटअप। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो बहुत जगह है। सागर में भी प्राइवेट कॉलेज है। सुविधा तो मिलेगी। ऑन पेमेंट होगा? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जी जी। पंचकर्म ट्रीटमेंट इज टू कॉस्टली। नॉट तो ओनली कॉस्टली इट इज टू कॉस्टली। बिकॉज इसमें हम जो ऑयल यूज करते हैं ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्योंकि ऑयल का ज्यादा यूज होता है तो इट इज कॉस्टली एक्चुअली। बट गवर्नमेंट मैडम सेक्टर में इसका हो जाता है। इतना भी नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं। कॉमन मैन हमारे हॉस्पिटल में तो इतना करते हैं कि वेटिंग हमारा एक एक महीने की चलती है। इसमें लगभग कितना समय लग जाता है मैडम, पूरी पंचकर्म क्रिया करने? अगर आप एक कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का कराना चाहे कि शरीर का आपको एक पूरा शोधन करना है भले ही आपको रोग हो या नहीं हो। रोग हो तो फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा कर्म आप में किया जा सकता है कौन सा नहीं। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति है फिर भी डिटॉक्सिफिकेशन कराने से बॉडी फिट रहता है ना। रोग होता नहीं है। तो उसका लगभग आपको 25 डेज लगेंगे फॉर ए कंप्लीट प्यूरिफिकेशन और कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने तो मिनिमम इसमें 25 डेज। जी, तो इससे 20 से 25 दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा? yes sir, without hospital administration पंचकर्म प्रोसीजर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसमें जो ये तो पंचकर्म क्रिया होगी, पर इसमें भोजन वगैरह क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, किस क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? इसके लिए स्पेशली आयुर्वेद का डाइट है। जैसे हम वमन करवाएंगे कोई मेडिकेटेड वोमिटिंग जैसे कोई स्किन प्रॉब्लम है या तो और भी कोई भी बहुत सारे व्याधियों में हम वो उल्टी करवाते हैं जिसको आप मेडिकेटेड वोमिटिंग बोलते हैं। खाली उल्टी तो कहना गलत होगा। मेडिकेटेड वोमिटिंग इट कैन पर। तो इसमें क्या होता है इसका डाइट पैटर्न भी रहता है कि आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो जो प्री प्रोसीजर में आपका डाइट क्या होगा वो अलग रहता है। बाकी विरेचन के लिए उसके लिए भी थोड़ा सा अलग रहता है। वो आयुर्वेद का जो हमारे यहीं से मिलता है जो डाइट आपको उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। इसको पथ्य पथ्य यूनिट हमारा एक है। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू डाइट है। खाली डाइट में ही आपको रहना सहना मतलब कैसे रहन सहन आपका जिसको हम बोलते हैं आहार विहार वो सब करना है। वो तो यहाँ आपको बता दिया जाएगा अगर कोई रहते हैं। पर मान लो आप रहना भी नहीं चाहते हैं कि नहीं हम हॉस्पिटलाइज ना हो के पंचकर्म का सुविधा ले तो वो कर सकते हैं। बट हमारे इंस्टीट्यूट में दिस इज अन आईपीडी मैनेजमेंट एक्चुअली। क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए फिजिशियन को आपको देखना रहता है। घर में रहने में दिक्कत आती है और घर में प्रॉपर डाइट और आपका रहन सहन भी सही नहीं होता है इसीलिए और कुछ। विकास जी पूछना चाह रहे हैं कि शुगर के लिए इसमें क्या लाभ है 7HbA1c में? HbA1c जी। HbA1c जनरली आपके ये डायबिटिक पेशेंट का अगर 6 से ज्यादा रहता है जनरली तो डायबिटिक पेशेंट्स में हम मेडिकेशंस तो आपको देते ही हैं। पर ये डिपेंड करता है कि शुगर आपको कितने दिन से हुआ है और आपका जो फिजिशियन डिसाइड करता है इसमें हम क्या करेंगे। जनरली शुगर पेशेंट अगर अभी नए नए हैं जैसे आपको 2-3 महीने या विद इन 1 ईयर डिटेक्ट हुआ है कि शुगर आया है किसी भी कारण से या फैमिली हिस्ट्री है। किसी किसी का नहीं भी होता है तो भी पता चलता है कि शुगर आया किसी कारण से ब्लड टेस्ट किए। तो उन पेशेंट में हम तो एक डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करवाते हैं। तो उसमें बहुत फायदा होता है। और नहीं भी कराते हैं मान लो एक कॉमनली हम कुछ लेक्सेटिव देते हैं जैसे बहुत लंबी प्रक्रिया ना करके पंचकर्म प्रोसीजर जो होता है उसका एक प्रक्रिया रहती है। जैसे हम पेशेंट को भर्ती करेंगे एक स्नेहपान
कराएंगे, फिर उसका स्टीमिंग होता है, फिर मेडिकेशन देके उसको उल्टी करवाते हैं या तो परगेशन करवाते हैं। ये दीज आर दी स्टेजेस। तो पर ये लंबे प्रक्रिया न करके, मान लो कोई इतना समय नहीं दे पाएगा हॉस्पिटल में, तो उसका शॉर्टकट करके पर बॉडी से जो दोष को निकाल के फिर मेडिसिन दिया जाता है। जैसे हम विरेचन वगैरह देते हैं, उसके बाद ये करा सकते हैं। और वस्ती थेरापी भी इसमें सबसे बढ़िया है। हमारे कॉलेज में ये प्रमेह के लिए, जो आपके शुगर के लिए, बहुत ही हमारा पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च भी चल रहा है, जिसमें हम मेडिकेटेड एनिमा थेरेपी से इसको कंट्रोल कर रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। हेलो, या गुड इवनिंग मैम। मैम मैं आपसे ये चीज पूछना चाहती थी कि पिछले 10 सालों से मुझे स्पाइंडलाइटिस की प्रॉब्लम है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट मैंने करवाया, सॉरी एलोपैथिक मेरी मेडिसिन चल रही थी, बट आफ्टर आज से 4 साल पहले जब मेरी मेडिसिन चल रही थी तो 6 मंथ में मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हुआ। आफ्टर दैट सेम एट प्रॉब्लम, मेनली ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अब तो कंटिन्यूसली बैक पेन भी काफी होता है। तो इसके लिए मुझे मतलब क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या पंचकर्म में क्या पंचकर्म करवाना चाहिए? क्योंकि मैंने तो देखिए, हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आफ्टर आफ्टर डिलीवरी काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए, और फिजिकल जो डेफिशिएंसी है काफी बढ़ गई, बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, वेट गेन हो रहा है कंटिन्यूसली। वॉक करती हूँ बट स्टिल जो लेफ्ट साइड से जो पेन होता है कमर से, नॉर्मली जो साइटिका में होता है, तो वो मतलब पैनिक होता है काफी। तो उसके लिए हम ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं आयुर्वेद में? हाँ, इसके लिए हम जरूर पंचकर्म का हेल्प ले सकते हैं, और ये अच्छा रिजल्ट भी देता है। जैसे आपने बताया कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, आपने स्पाइन का किया होगा या तो एमआरआई स्पाइन का किया होगा, तो उसमें डिजेनरेशन जनरली आते हैं बोन। जैसे तो ओके। चाहे हो सकता है लुम्बोसेक्रल स्पाइन में, या आपकी सर्वाइकल जो रीढ़ की क्या बोलते हैं, गर्दन की हड्डी में भी डिजेनरेशन आ जाता है। उसके कारण स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस आते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बोन में आते हैं। या तो हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस भी हो, आप वीएमडी या तो आप विटामिन डी टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो शायद उसमें भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस आए, या डेफिशिएंसी आए, ये भी हो सकता है। के कारण भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी कोई दूसरे कारण से भी, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है या बॉडी का ही पैथोलॉजिकली ही शरीर में कोई दिक्कत आ गया, तो हो सकता है, ये सब हो सकता है, कारण बहुत है। इसका जो ट्रीटमेंट हम स्पेशली पंचकर्म में बहुत ही अच्छे तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। ये स्पेशली स्नेहन थेरापी या तो स्वेदन थेरापी से होता है, जिसको हम पंचकर्म का प्री प्रोसीजर बोलते हैं, पूर्व कर्म, नॉट एग्जैक्टली पंचकर्म, पूर्व कर्म। स्नेहन से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम पत्रपिंड श्वेत करते हैं, या लोकल एरिया का ऑयलिंग करते हैं, मैसेज, डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस आर देयर फॉर फाइन। और एक आपका और सबसे बेस्ट है, हम वस्ती थेरापी भी इसमें करते हैं। जैसे ऑयल एनिमा देते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, तो उसमें भी आपको जो बोन का डिजेनरेशन है ये रुकता है, बढ़ता नहीं है। और पेन में भी काफी फायदा है, क्योंकि वस्ती जो होता है आयुर्वेद में सबसे बेस्ट थेरापी है टू कंट्रोल पेन। तो हम इसको भी कर सकते हैं एज ए पंचकर्म प्रोसीजर, नहीं तो हम पूर्व कर्म से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट राजी नहीं होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, तो जी। उनको हम ओपीडी लेवल पे करवाते हैं, और आपको फायदा भी बहुत ही होता है। ये इसका ड्यूरेशन 7 से 10 दिन आप तो कम से कम करेंगे, उसका जो ड्यूरेशन है 7 डेज रहता है। एवरीडे आपको हॉस्पिटल में आके 1 आवर का ट्रीटमेंट लेने रहती है। बाकी मेडिकेशन भी आप इसके साथ साथ मेडिकेशन भी हम चलाते हैं, क्योंकि आपकी डिजेनरेशन जो होती है बोन्स की, या जिसके कारण से आपको दिक्कत हुआ है, उसको मैनेज कर सके। थैंक यू मैम। मैडम मेरी एज 42 ईयर्स है। ये जानना था मुझे, अक्सर ही जैसे लोअर बैक में मेरे, अगर 1 आध घंटे मैंने वॉक किया तो लोअर बैक में कुछ अकड़न सी हो जाती है, और थोड़ा सा वहाँ पेन शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया था, तो फिर मुझे फ्लेक्सॉन एमआर या ऐसी जो टेबलेट्स हैं जो मस्कुलर रिलैक्सेंट हैं, ऐसे लेनी पड़ती हैं, 2-3 दिन में फिर वो ठीक होता है। ये अक्सर ही आ जाता है। एक तो ये चीज ये मेरे लिए हो गई, प्लस हमारा एक छोटा भाई है, 30 ईयर्स उसकी एज है, तो ओवरवेट है, 120 kg का है, और 30 ईयर्स का है। और ओवरवेट के अलावा उसको समस्या ये है कि हाँ, उसे फिट्स आते थे, बट पिछले 6 साल से फिट्स नहीं आए। डॉक्टर साहब ने जो दवाएं दी वो ले रहा था। स्टूडेंट है, तो क्या इसमें ये जो थेरेपी आप बता रही हैं मैडम, इसका लाभ होगा? तो मेरे लिए और उसके लिए क्या रिकमेंड कर देंगी, ये मैं जानना चाह रहा था। आपके जो ब्रदर है उनका एज 30 है और वेट है 120 kg। 120 kg एज है।
और और ओवरवेट हाइट पिछले 10 साल से ही ओवरवेट है। हाँ, तो ये ओवरवेट है। पहले तो आपको उनको ओवरवेट जो है उसका तो कंट्रोल करना पड़ेगा। कम से कम उनका वेट 20 किलो घटाना है एज के हिसाब से, और हाँ, उनका तो हाइट खाना तो कम ही खाता है मैडम, वो जैसे हाँ। 2 रोटी 3 रोटी ही खाता है एक टाइम में, बट वेट नहीं कम हो रहा कई सालों से। पहले काफी फास्ट फूड खाता था, अभी तो नहीं खा रहा। मैं उसी का प्रोसीजर बता रही हूँ, हमारा जो पंचकर्म प्रोसीजर इसका हेल्प में हम जी उनको स्वेदन थेरेपी, जिसको हम सुडेशन थेरेपी कहते हैं, और एक उद्वर्तन है। पंचकर्म एक स्पेसिफिक वे, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मैसेज, इट इज कॉल्ड उद्वर्तन। तो हम कुछ मेडिकेटेड पाउडर या हर्बल पाउडर के हेल्प से बॉडी में उसको मैसेज करते हैं। तो जो बॉडी फैट है, स्पेशली जो फैट टिश्यू है, वो इसको मेल्ट कराता है। ये एक प्रकार के प्रोसीजर है जिसको उद्वर्तन हम बोलते हैं। वो एक इट इज वन काइंड ऑफ स्वेदन थेरेपी, जिसको हम पंचकर्म का पूर्व कर्म में लेते हैं। इसका और इसके साथ ही साथ हम वस्ती थेरेपी एक कर सकते हैं, जो जैसे मैं बताई, वस्ती को आयुर्वेद में अर्धा चिकित्सा बताया गया है। आप पूरे आधे रोग वस्ती से भी सही होते हैं। तो अलग अलग मेडिकेटेड हर्ब से उसका डेकोक्शन हम बनाते हैं, क्वाथ बनाते हैं, और उसमें सब मिला के उनको एनिमा, जैसे हम रेक्टल थ्रू रेक्टल हम इसको बॉडी में देते हैं। तो इसमें से भी उनका वेट कंट्रोल में होगा। हमारे ओबेसिटी के ऊपर बहुत ही रिसर्च हुआ है हमारे हॉस्पिटल में अभी। तो उसमें कम से कम अगर हम 3 वीक्स का ड्यूरेशन में, जैसे 21 डेज ड्यूरेशन हम लेके उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उनको कम से कम 5 to 10 kg का वेट रिडक्शन मिला है। बाकी इनको देखने के बाद भी हम और स्पेसिफिक भी प्लान कर सकते हैं वेट रिडक्शन के लिए। और आपका जो बताए आपने, जो स्पाइन का प्रॉब्लम है, क्या बताए थे? हाँ, पीठ में नीचे हल्का पेन होने लगता है, अकड़न हो जाती है। लोअर बैक जी, एक lower है। back में। हाँ, जी। अगर हम पहले एक एक्सरे उसमें लेते हैं तो वो भी पता चल जाता है कि स्पेस कितना है, जॉइंट स्पेस या तो ऑस्टियोफाइड है कि नहीं, वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, या स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन होता है वो अच्छा, आ एक चीज जाता और है। बता दूं मैडम, उसमें डॉक्टर साहब ने एक जगह मैंने दिखाया था, हड्डी वाले डॉक्टर साहब, उन्होंने एक्सरे किया था, तो कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मस्कुलर स्पाज्म है, और हाँ उसके लिए सिर्फ वही कहा कि आप एक्सरसाइज करिए तो ठीक रहता है, बट अक्सर ही ये रिकवर हो जाता है। हाँ, तो मस्कुलर स्पाज्म में तो ये तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हमको इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली स्नेहन स्वेदन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक हमारा स्पाइनल वात आता है, जिसको हम मेरुदंड बस्ती कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। स्पाइनल वात आप उसको इंग्लिश में समझने के लिए मैं बता रही हूँ। तो जी। उसमें एक ऑयल, स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑयल में हम वो पूरा स्पाइन एरिया जहाँ आपको पेन है वहाँ वो ऑयल को रख के उसका थेरेपी करते हैं। और कुछ हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेटेड हर्ब से स्वेदन भी होता है, तो उसका इफेक्ट भी रहता है। मस्कुलर स्पाज्म में तो आपको 7-8 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिलता है, अगर कोई बोन्स का पैथोलॉजी ना हो तो। और बोन्स का पैथोलॉजी हो तो फिर उसके साथ दूसरे मेडिकेशन और वस्ती थेरेपी हम ऐड करवाते हैं एज ए पंचकर्म प्रोसीजर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। जी, थैंक यू मैडम। आप एनिमा बाद नस्य कर्म बता रही थी, ये समझ में नहीं आया कि ये जी। हाँ, जो नस्य कर्म है ये भी एक प्रकार के प्रधान है, जिसको एक प्रकार का पंचकर्म एक हम उसको मानते हैं। नस्य मतलब नाक से हम दवाई देते हैं, दिस इज नजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। ये हो सकता है ऑयल, या हो सकता है क्वाथ, हो सकता है पाउडर मेडिकेटेड। तो ये नाक के थ्रू से दिया जाता है, तो इसका नाम पड़ा है नस्य। जैसे माना जाता है जो ब्रेन का जो गेटवे है वो नाक है, आपकी दवाई नाक के थ्रू जाएगी डायरेक्ट वो ब्रेन को जाके, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटर्स आर देयर इन ब्रेन। तो और आपकी बॉडी जो है, जितने मोटर एक्टिविटी सब ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। अगर हम नाक के थ्रू मेडिसिन देते हैं तो उसमें वो डायरेक्ट नरिश करता है, वो टारगेट ऑर्गन को भी फायदा होता है। क्योंकि भले ही आपके हाथ पैर काम कर रहा है, पेट की, पैर की, हाथ की मोटर एक्टिविटीज, पर उसका जो मेन रूट है वो सिर में है। इसीलिए आयुर्वेद में सिर को एक मर्म स्थान कहा गया है। तो उसका जो सारा सेंटर है वो सिर में रहता है। नाजल थेरेपी से हम उसको स्पेशली नरिश करते हैं, और वहाँ जाके वो जो जितने सारे हमारे ब्रेन में सेंटर्स है उसको वो और ये करता है, नरिश करता है। स्पेशली हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं
जो ऊर्ध्वजत्रुगत विकार में हम देते हैं, जो क्लेविकल है, कोलर बोन है, उसके ऊपर जैसे कान है, आंख है, बाल है, होंठ है, दांत है, जितने सारे स्ट्रक्चर है अब दिस कोलर बोन, तो उसके लिए नस्य सबसे बेस्ट है। तो जैसे आपके बाल पक रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, आंख की विजन लॉस हो रही है, या तो आपकी कान को कम सुनाई दे रही है, और गले की भी कोई दिक्कत है ना, तो ये सब के लिए सब, या दांत की कोई प्रॉब्लम है, गम्स की कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों की, है ना, या नजल, नाक से खून हो गिरता है, कई लोगों को बहुत सारे कंप्लेन करते हैं गर्मी में नाक से ब्लीडिंग होता है, तो अलग अलग होता है। तो ये सब डिजीज में हम कर सकते हैं। इवन स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी हम नस्य करते हैं। अभी एक हमारी अभी बात हुई थी ना, शायद अनामिका आई थी नेम, तो उन्होंने स्पॉन्डिलाइटिस की बात की थी, उसमें भी हम नस्य थेरेपी करते हैं, क्योंकि वो बोन्स को भी नरिश करती है, तो इसीलिए नेजल रूट से हम मेडिसिन देते हैं। जैसे इसका तो बहुत ही अच्छा है, जो हेडेक वगैरह भी होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरोरोगस देयर, उसमें भी हम चूज कर सकते हैं। अलग अलग डिजीज में अलग अलग प्रकार के नस्य कर्म करते हैं, और या तो बोल नहीं पाता है, तुतलाता है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज है, वहां भी हम नस्य कर्म कर सकते हैं। और फेशियल पैरालिसिस सबसे बेस्ट रिजल्ट है, आपने देखे होंगे, जैसे मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाना, एक तरफ आपके भुएं नहीं उठेगी, मुंह नहीं फूला पाता है, अगर खाओ तो एक साइड से गिर जाता है। कभी कभी स्पेसिफिक फेशियल पैरालिसिस होता है, कभी कभी पूरे बॉडी का एक आधा हिस्सा काम नहीं करता, उसमें भी हम नस्य कर्म करा सकते हैं। तो आपको आपका जो ब्रेन में जो सेंटर है, जैसे जो सेरेब्रम एरिया में हमारा जो सेंटर है, सेंसरी एरिया, वो उसको डायरेक्ट जाके नरिश करती है, इसीलिए वो फायदा करता है नस्य कर्म, और वो जल्दी भी करता है। नस्य कर्म का एक लंबा प्रोसीजर नहीं है, अल्टरनेट डे में हम उसको पेशेंट को बुलाते हैं, अगर ऑयल का देना है तो उसका अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स बल, उसके अकॉर्डिंग हम डोज फिक्स करते हैं कि उसको कितना ऑयल नाक में डालना है, अगर ऑयल डाल रहे हैं या तो क्वाथ डाल रहे हैं, जो भी हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज। उसको अल्टरनेट डेज में आना रहता है, 7 to 10 days। फिर उसमें क्या खाना है, कैसा रहन सहन, वो भी बताया जाता है, ये भी करते हैं। स्पेशली नस्य कर्म मतलब यही है। थैंक यू मैडम। हम जेपी आनंद सर को बुलाना चाहेंगे, प्लीज। हाँ मैडम, नमस्कार। डॉक्टर साहब को, बबीता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये प्रॉब्लम ये था कि जब लंबे समय तक अपन खड़े रहते हैं तो पैरों में नमनेस आ जाती है, तो कोई बोलता है साइटिक का है, कोई बोलता है लंबर प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपी भी करा के देख ली, एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, लेकिन आराम नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या निदान है, या अस्पताल जाके कुछ किया जा सकता है? आपका सर डायबिटिक तो नहीं है अब? ना, डायबिटीज नहीं है। हाँ, डायबिटीज नहीं है। अगर पैर में आपको नमनेस या सुनपन फील होता है, जैसे कंस्टेंट आप खड़े रहते हैं तो थोड़ा सा आपको लगता है ना, खड़े रहते हैं, एक साइड, एक राइट लेग में थाई साइड रहता है। हाँ, ये इसके लिए हो सकता है कि आपका जो स्पाइन है, लुम्बोसैक्रल स्पाइन है, वहाँ अगर जैसे आपका एज है अभी, कम से कम आपका एज कितनी होगी अभी? 55, 62। ओके, हाँ, तो इसमें से कभी कभी बोन का डिजेनरेशन भी होता है, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर ज्यादा डिजेनरेशन होगा तो वो जो नर्व है हमारा, जो कमर से पैर के पिछले हिस्से में जो स्नायु गई है, दैट इज सियाटिक नर्व, हो सकता है उसमें कंप्रेशन आए। तो अगर कंप्रेशन आता है तो थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है। ठीक। हाँ, तो कमर से लेके वो पैर के नीचे तक भी जा सकता है, हो सकता है आधे हिस्से, या तो पूरा टो तक पैर के टो तक जाता है, टो तक आ जाता है। सही बात। तो ये है नसों के लिए है, और इसके लिए सबसे बेस्ट थेरेपी है स्वेदन थेरेपी। एक पत्रपिंड स्वेद हम अपने क्लासिकल टर्म में बोलते हैं, उसमें हम करते हैं, और ये 7 days में रिजल्ट देता है, यू विल फील बेटर। और बाकी अगर आपको कंप्रेशन ज्यादा है तो वस्ती थेरेपी भी किया जा सकता है। तो ये खुशीलाल विद्यालय में जाके कर सकते हैं ना? खुशीलाल वाले यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच। जी सर। राजा भैया, सोनी जी प्लीज। मेरा भी क्वेश्चन है जी। मेरा एक सवाल था, मेरा छोटा भाई है अबाउट 40 ईयर्स का, तो मैम उनको फिट की शिकायत है, इलाज एलोपैथिक बहुत कराया लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आयुर्वेदिक में कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा उनको?
हाँ एकदम। वो फिट, हाँ उनका एक तो पहले एक टेस्ट हम कराना चाहेंगे कि किस कारण से फिट आ रहा है। एज कितना है उनके? 40 साल है बेटा, अभी लगभग 10 साल से प्रॉब्लम, पहले नहीं हुआ था। जी उनको कोई ब्रेन, जैसे आपने जांच भी करवाए होंगे ब्रेन सिटी या और कुछ, उसमें कोई ट्यूमर गठान ब्रेन में तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। हाँ सब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो हम इसको मान के चल सकते हैं कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा हो। और बाकी अगर कुछ ब्रेन के कारण होता है, जैसे मैं अभी बता रही थी कि ब्रेन में कोई दिक्कत हो तो हाथ पैर में भी या तो फिट्स आना, ये सब हम आयुर्वेद में वात व्याधि के अंडर में लेते हैं। वात रोग हम इसको बोलते हैं, अपस्मार बोलते हैं अपने टेक्निकल टर्म में। एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं उसमें, हो सकता है जल्दी आए, हो सकता है लंबा आए। तो ये पेशेंट के कंडीशन के ऊपर, उसके जो कारण है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कितने दिन में आता है या लेट जल्दी। तो अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है, ब्रेन पैथोलॉजी, तो आई थिंक इट इज क्यूरेबल। आप एक बार हॉस्पिटल में आइए, हम इसमें हमारा एक धारा थेरेपी होती है, वो बस बेस्ट रिजल्ट है। और हम उसमें पहले वमन करवाते हैं। अगर पेशेंट 40 एज है मतलब वो वमन के लिए फिट होगा। इसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन करा के एक धारा थेरेपी करते हैं और फिर मेडिकेशन देते हैं। तो फिट का जो जैसे पहले 1 महीने में आता है एक बार या 15 दिन में, उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे कम हो जाता है और सही भी हो जाता है बिल्कुल मेडिकेशन के साथ। ऐसे कर सकते हैं। और अगर कहाँ कोई पे? पैथोलॉजी है तो उसका वो सर्जरी का ट्रीटमेंट का हेल्प आप ले सकते हो अगर है तो ये तो जांच से पता चलेगा, बस है नहीं अभी अब तक जो कराए जांच। हाँ उनका उनका एक ब्रेन सिटी पहले कराना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया होगा तो कर लीजिए, फिर हम देख लेंगे, क्योंकि ब्रेन पैथोलॉजी को हम पहले उसको रूल आउट करेंगे। जी, भोपाल आना पड़ेगा। जी सर, मैं एक बार आप जांच कहीं से भी करके हॉस्पिटल में आएंगे, है ना? कहीं से भी जांच तो कहीं से भी हो सकता है। थैंक यू। ओके सर। मैडम ये बीएमएस कॉलेज भोपाल का किस लोकेशन में है? बीएमएस ये आपका लोकल अपना जो बीएमएस कॉलेज है ये किस लोकेशन में है? ये है हमारा सर चुनाभट्टी एरिया से ऊपर, जो कोलार बाईपास रोड है, नेहरू नगर और कोलार में जो बाईपास रोड है ना, वो कैंपस है आयुष कैंपस, वहाँ पे है। जी जी। मैडम हमारी वाइफ को शुगर है पिछले 7 साल से, और उसका लेवल जो है HB1C जो है वो 7 के आसपास रहता है। HB1C 7 के आसपास है और 7-8 साल से है। तो मेडिसिन तो वो एलोपैथी की ले ही रही हैं। हाँ। वो एक 1000 mg का जो है वो सुबह और शाम मेडिसिन। बट इसमें आपने बताया भी अभी शुगर के बारे में, लेकिन एक बार और ये भी आगे सुन रही है, एक बार आप गाइड करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ से इनको रिलीफ मिल सकती है। हाँ उनका फास्टिंग ब्लड शुगर कितना सर है? फास्टिंग ब्लड शुगर खाली पेट वाली फास्टिंग, हाँ वो होगा मैडम 130-40 के आसपास, 130 के आसपास। जी हाँ 130 है, मतलब वो डायबिटिक कैटेगरी में हम उनको लेते हैं। और 5 साल 6 साल से 5 साल से है तो उनको मेडिकेशन तो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर उतना ही रहता है 130 या 140 के अंडर में, इट कैन कंट्रोल। हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि कंट्रोल हो जाए, मेडिसिन से आगे न लेना पड़े, तो ये हो सकता है। और उनको कोई डायबिटिक हिस्ट्री है घर में, जैसे फादर और मदर का? मदर का है, मदर का है उनका। हाँ अच्छा हाँ। और हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है वो इसमें कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि देखिए आयुर्वेद में जो शुगर जिसको आप बोलते हैं, आयुर्वेद में जो प्रमेह हम वो नाम से बोलते हैं, वो डिजीज को प्रमेह बोलते हैं, क्योंकि बार बार उसमें पेशाब रहता है, भूख लगती है, कमजोरी रहती है। तो ये 3 प्रकार की होती है, एक वात दोष से, एक पित्त दोष से, एक कफ दोष से। अगर वो डायग्नोज होंगे कफ और पित्त दोष से तो ये क्यूरेबल है, हम मान के चलते हैं। और वात दोष से होगा तो इट इज डिफिकल्ट टू क्योर, बट इट कैन बी मैनेजेबल। तो उनको मेडिसिन थोड़ा लंबे समय के लिए लेना पड़ेगा, ये मान के चलिए, पर ये कंट्रोल भी हो जाएगा। और अगर जेनेटिकली रहता है हाँ वो डिफिकल्ट होता है क्योर। हाँ बट ये एलोपैथिक मेडिसिन ही चलेगी या अपने यहाँ कुछ कराने से आयुर्वेद में? हाँ हम मेडिकल, जी सर, उसको मेडिकेशन हम उनको बंद करके हम अपना थेरेपी भी कर सकते हैं। पहले एक वस्ती थेरेपी रहती है, वो कराने के बाद हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जो
मेडिसिन खाने वाले जो थोड़ा सा, फिर हम चेक करते हैं 1 महीने में कम से कम एक बार तो करते हैं उनको फॉलो अप करने के लिए कि कैसा रिजल्ट है। कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। और बहुत लंबा अगर चला जाता है तो बॉडी का जो इंसुलिन सिक्रेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू मैडम। सर जो अभी मैडम ने बताए हैं शुगर कि वात दोष है या कौन सा दोष है, ये कैसे चेक किया जाता है, कैसे मालूम होगा कि ये कौन सा दोष? हाँ, ये जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम थोड़ा सा उनका हिस्ट्री लेते हैं, ड्यूरेशन कितने दिन से है, फिर उनको एग्जामिन करते हैं क्या लक्षण है, लक्षण के अकॉर्डिंग भी हमारा कैटेगराइज हो गए, और उनका जो क्या बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री, जनरल एग्जामिनेशन, वो सब करके हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन से स्टेज में है, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज, फर्स्ट हम डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जो रोग है वो आयुर्वेद में सही हो जाता है, डायबिटीज ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनका ड्यूरेशन देखते हैं, उनका कितने पैथोलॉजी कितना तक गया है बॉडी में, हम दोबारा इंसुलिन सिक्रेशन उनका जो पैनक्रियास को एक्टिवेट कर पाएंगे या नहीं, उसको देखते हुए कुछ लक्षण के आधार के ऊपर हम करते हैं। और अगर मान लो फास्टिंग, आजकल तो हमको इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत इजी है, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर का रेंज रहता है वो ही देख के हम डिसाइड करते हैं, और ड्यूरेशन देखते हुए, पर कंट्रोल भी होता है। अगर हम जैसे मैं बताई पित्त और कफ दोष से है और ड्यूरेशन कम है, जैसे कईयों को 3 महीने 4 महीने से पता चलता है, 1 साल के अंदर जो हम पहले डिटेक्ट कर लेते हैं वो सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल हो ही जाते हैं। इवन हमारे पास बहुत पुराने पेशेंट भी है क्योंकि उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल है इसी मेडिसिन से, सिर्फ विदाउट एलोपैथिक मेडिकेशन, ऐसा भी है। और आप पंचकर्म उसके साथ साथ पहले करवा लेंगे तो और फायदा होगा, खाली मेडिसिन से। मुझे भी 1 साल से है तो इसलिए ये हो सकता है कि कंट्रोल हो जाए। ये बिल्कुल हो जाएगा, अगर 1 साल से है हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं योर प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज गुड। थैंक यू। एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी, नोज वाली आपने चिकित्सा पद्धति बताई थी, तो वो शायद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया। मैंने कई जगह इसको पढ़ा कि यदि किसी को पैरालिसिस होता है तो उसको विदिन एन आवर आप उसकी नाक से उसका शुद्ध घी, शायद गाय का, उसको डालिएगा। तो मैं सोचता था कि ये चिकित्सा है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं सोचता था नाक का पैरालिसिस से कैसे संबंध होगा, क्योंकि ये न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है और न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम जो है, पर आज मुझे पता लगा कि नाक का संबंध सीधा का सीधा पावर सेंटर से है। यस सर वही है। हाँ, वहाँ जो हमारा ब्लड बैरियर है उसको भी क्रॉस करके मेडिसिन जाता है, और जो सेंटर है, जैसे आप देखे होंगे आफ्टर जो पैरालिसिस थोड़ा उम्र के बाद हो जाता है कई लोगों को, आफ्टर 60 या 50, उसमें आप पढ़े होंगे जब भी MRI ब्रेन लेके वो आते हैं हमारे पास, उसमें लिखा होता है कि इसमें थोड़ा सा क्या है, ब्रेन टिश्यू सूख गया है, जो अगर हम कॉमनली बताना चाहे अपने जो समझाने वाले लैंग्वेज में, तो जो पॉइंट है आपकी, क्योंकि वहीं से मोटर सिस्टम कनेक्टेड है, सारे सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम ही है हमारे जो नर्वस सिस्टम में। तो अगर सेंसरी सेंटर खराब होता है तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे, या वो सेंटर से जो स्नायु या नर्व कनेक्टेड है वो काम नहीं करेंगे, ये बात है। और अगर हाथ पैर नहीं चलेगा तो धीरे धीरे वेस्टिंग होता है, मसल वेस्टिंग भी होता है, वो भी अलग अलग प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिजीज के अंडर में कैटेगरीज हुआ है, पर है सब वात व्याधि के अंडर में। पक्षाघात जो है जिसको आप पैरालिसिस बोलते हैं, वो हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में पक्षाघात। पक्ष मतलब शरीर का आधा हिस्सा, उसमें आघात हो गया, उसको काम नहीं किया, तो हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी पक्षाघात बोलते हैं। उसमें नस्य इसीलिए काम करता है, और नस्य का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारा तो एक कंपैरेटिव स्टडी हुआ है कि नस्य का रिजल्ट अच्छा है या तो बस्ती का, तो हमने इसको पाया। हमारा एक जो पीजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसमें हम बहुत सारे पेशेंट को लेकर रिसर्च भी करते हैं, तो नस्य का रिजल्ट अच्छा पाया गया। उसमें आप उसका जो मूवमेंट है पैर का, हाथ का, और बाकी जो मूवमेंट है मोटर इन्वॉल्वमेंट, उसमें ज्यादा फायदा पाया गया नस्य से। तो ऑयल डायरेक्ट आप नाक में देने से वो नरिश करता है तो डायरेक्टली जाके जो आपके ब्रेन सेंटर्स को, ये वाला है। तो ये जो पढ़ रहे थे हम, घी का डालना जितना भी होता हो, क्या ये इसका पार्ट हो सकता है, क्या लेते हैं इससे, की क्या होती है, क्योंकि बिना घी करना तो खतरनाक है।
कैसा, दोबारा क्वेश्चन करें? मैं कई बार पढ़ा हूँ कि यदि किसी को पक्षाघात हो जाए तो विदिन एन आवर हम उसके शुद्ध जी। गाय का घी हाँ यदि हाँ बूंद डालते हैं तो शायद उसमें हाँ एक्टिवेशन नहीं बढ़ जाती है। क्या ये हाँ, पॉसिबल है? हाँ, मैं प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी। आपने जो सुने भी होंगे, कहीं से पढ़े भी होंगे, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस में तुरंत जो होता है, जो उसका जो एक्शन है, जैसे हाथ पैर काम नहीं करना, वो तुरंत वायु के कारण होता है। पक्षाघात आयुर्वेद में एक वातिक डिसऑर्डर है, जो हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। एक प्रधान वात व्याधि, मतलब इसमें मेन दोष होता है वायु। तो अगर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल थेरेपी करेंगे, हम लोग तो डायरेक्ट 30 से 40 ml जो बला तेल है, मेडिकेटेड ऑयल है, उसको पिलाते भी है। तो विद इन 7 days उनका मोटर एक्टिविटीज तुरंत बढ़ता है। अगर किसी को तुरंत अभी हुआ है पक्षाघात, जो रिसेंट जिसको हम बोलते हैं एक्यूट केस, कम ही दिन वाला, तो इनमें हम मोटर एक्टिविटीज को रेस्टोर कर सकते हैं ओनली थ्रू नस्य और स्नेहपान थेरेपी। स्नेहपान हम उसको बोलते हैं, ओरल रूट से भी हम उनको घी अथवा ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल को पिलाया जाता है, या सिंपली तिल तेल भी पिलाया जा सकता है, तो जिसको बोलते हैं आपके तिल्ली का तेल, जो कॉमनली हम बोलते हैं, उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और नाक के थ्रू से ऑयल भी देके उसको विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, बॉडी का जो मोटर फंक्शन। जी, यानी घी की कुछ बूंदें डाली जा सकती है नाक में। ये जी कोई सर, बिल्कुल डाली जा सकती है। हाँ, अगर आप घर में डाल रहे हो तो इसको हम प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं, कि उसका डोज कम रहता है, 3 to 4 days मैक्सिमम हम देंगे। और अगर आप थेरापिटिकली उसको यूज करेंगे तो हॉस्पिटल में आपको आके उसका एक प्री प्रोसीजर रहता है। आपके जो पूरा एरिया को पहले थोड़ा सा मैसेज होता है, हेड मैसेज, और ये पूरा फेस होता है, नेक एरिया, फिर उसको थोड़ा स्टिमिंग कराया जाता है। वो तो आप हॉस्पिटल में ही कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा घर में भी कर सकते हैं। और फिर आपको नाक में कम से कम 14 to 15 ड्रॉप्स ऑयल डलता है, एक नस्ट्रल 15 बूंद, 14 से 15, और दूसरे में भी 14 से 15 ये डलता है अल्टरनेट डे में। जी, थैंक यू। अनिता जी अपनी बात रखना चाहेंगी, प्लीज अनिता जी। जी व्यास जी, धन्यवाद। मैडम नमस्कार। जी मैडम। मेरी बहुत सुन रही थी, और मैं आयुर्वेद में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, तो बहुत उपयोगी जानकारी आपसे प्राप्त हुई आज। मेरे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या जल नेति और रबड़ नेति भी नस्य थेरेपी में आती है क्या? नहीं, ये हमारा षटकर्म में आता है। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन पार्ट में स्वस्थ डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट करता है। हालांकि हमारे हॉस्पिटल में भी होता है, पर हमारा पंचकर्म डिपार्टमेंट है। ये षटकर्म अंडर में आता है, नेति कर्म, ये पंचकर्म के अंडर में नहीं आता है। जी जी, तो ये नस्य थेरेपी में नहीं, षटकर्म थेरेपी में है ना, जो बात समझ में आई। इसके बाद मेरा 2 प्रश्न और है मैडम आपसे। तो एक तो ये कि आयुर्वेद हमेशा वात पित्त कफ की बात करता है ना, और सारी बीमारियों का कारण भी इन्हीं 3 बातों को माना जाता है, और या फिर अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो उसके कारण बीमार है, इस तरह की बात अधिकतर मैं सुनती रही हूँ। तो इसमें मेरा एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि वात पित्त कफ, हालांकि बहुत लंबा विषय है, परंतु क्या बहुत संक्षिप्त में कुछ ऐसी ऐसे सिम्टम्स या ऐसी लक्षण क्या होते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा अपने खुद को आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे में वात की प्रधानता है? एक चीज है। ठीक है। हाँ, एक छोटी सी बात है, एक वात पित्त कफ को कई बार कहते हैं कि इन त्रिदोषों को नाश करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी घर पर ही लेने वाली बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे एक आंवला या त्रिफला कहा जाता है, तो उस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। हाँ मैडम, ये जो है आपने बताया कि जो आयुर्वेद में जो डिजीज होती है वो वात पित्त और कफ, ये 3 दोष से ही होते हैं, मानते हैं हम। या तो सिंगल दोष से होता है, या तो डबल दोष से, या तो ट्रिपल दोष से। जैसे आपके शरीर में कोई रोग है, उसमें सिर्फ एक दोष का इन्वॉल्वमेंट है,
तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। इसको हम जल्दी सही से ठीक कर सकते हैं। बात है तो एंटी वात ट्रीटमेंट दे देंगे, पर जब 2 दोष हो जाता है तो थोड़ा डिजीज डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक को घटाने से कोई दूसरा बढ़ जाता है, तो उसको दूसरों को कम करने से दूसरा तीसरा बढ़ जाता है, तो ये ट्रीटमेंट यहाँ डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रोग्नोसिस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। और प्री दोस्तों में वैसा ही होता है। तो अलग अलग प्रकार के क्लिनिकल कंडीशन में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उनको पहले बताते हैं कि आपको हुआ क्या है या कितने दिन में सही होगा, वो सब बताते हैं। और एक बात है, जैसे आपने बोले छोटे छोटे क्या क्या हम मेडिसिन लेके अच्छे रह सकते हैं, है ना, घर में, ठीक है ना? हाँ जी, ये और दूसरा ये कि कुछ वात पित्त कफ के कुछ एकदम से ऐसे सिम्टम्स बताते हैं। ये है। देखिए, वैसे जो डिजीज बनती है वो तुरंत नहीं बनती, पहले तो आप ये जानिए। हर एक चीज का एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं क्रियाकाल, या तो इंग्लिश में अब हम इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कि आप जैसे ही कोई कारण निदान सेवन किए, कोई भी रोग का कारण, चाहे वो खान पान से, चाहे वो रहन सहन से, तो बॉडी में पहले दोष एक्यूमुलेट होता है, जिसको हम संचय बोलते हैं। वात का, पित्त का या तो कफ का संचय होता है, बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लगता है किसी भी कारण से। और उस समय में अगर आप उसको ट्रीट कर दिए तो वो व्याधि आगे जाके रोग का रूप नहीं लेता है, क्योंकि रोग तो होता है बहुत आगे जाके। पहले से दोष आपकी पेट में, जिसको हम पोस्ट बोलते हैं, आयुर्वेद में पोस्ट टर्म है, आपके पेट में वो जमा होता है। वायु, जैसे वायु संचय होता है तो उसका लक्षण है पेट में भारीपन होना और पेट में गुड़गुड़ाहट होना। इस प्रकार से आपको महसूस होना, पेट फूला हुआ रहना, या तो अनईजीनेस लगना, है ना, ये सब वायु के संचय का लक्षण है। अगर पित्त होगा तो पित्त से आपको जैसे आपको लगेगा कि शरीर गर्म रहना, इस प्रकार से फील होगा, तो पित्त के कुछ लक्षण होते हैं पित्त संचय का। हालांकि आप वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई शायद ना भी कर पाओ। और कफ में होगा, शरीर में भारीपन रहेगा, या तो ऐसे लगेगा कि आप ऐसे पड़े रहे, आलस आएगा, है ना, इस प्रकार से आपको फील होता है। तो कोई काम करने में इच्छा न होना, ये कफ बढ़ने का लक्षण है शरीर में। हालांकि कोई व्याधि नहीं हुई आपको, कोई डिजीज नहीं हुआ है अभी तक जिसको हम बोल सकते हैं कि ये कफ व्याधि है या ये रोग है। रोग का नामकरण आगे जाके होता है, और शरीर में उसका जो पहले से उसका प्रक्रिया बनने की पैथोलॉजी जो है वो पहले से बनने लगती है। तो उस समय में अगर आपको पता है कि ये वात का संचय अवस्था है, ये वात का प्रकोप अवस्था है, अगर जान ले, हालांकि ये फिजिशियन तय करता है, आपका बस नहीं ज्यादा, वो जब डिजीज हो जाता है आपको लगता है कि डिजीज हो गई तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसीलिए मैं आपको बताई प्रिवेंटिव पंचकर्म। अगर आप शरद ऋतु में, जो अक्टूबर के महीना भी हमारा अक्टूबर ही गया ना, अक्टूबर नवंबर, इस महीने में आपको एक विरेचन प्रोसेस लेना है, तो बॉडी फिट रहेगी। जो एक्यूमुलेटेड दोष है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और फिजियोलॉजिकली ये बॉडी में आपके एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो निकल जाती है विरेचन प्रोसेस से। वो अगर हम करवाएंगे हमारे सेंटर में। और एक वसंत में एक वमन करवाते हैं, वो कफस व्याधि को कंट्रोल करता है। जितने सारे कफस व्याधि है आयुर्वेद में, वो उसको कंट्रोल करता है अगर हम वमन करवाएं। और वात को कंट्रोल करने में सबसे बेस्ट है बताई में बस्ती, वो हम वर्षा ऋतु में करते हैं, रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में वायु का एक्यूमुलेशन आपकी शरीर में अपने आप होता है। आप देखोगे अभी अक्टूबर का सीजन है, सारे स्किन प्रॉब्लम बहुत, हमारी स्किन ओपीडी भर जाती है अक्टूबर से, क्योंकि पित्त का एक्यूमुलेशन होता है अक्टूबर में। शरद ऋतु हम बोलते हैं, जो आपके करवा चौथ का टाइम है इस समय में। और एक होता है वसंत ऋतु में, जिसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। कब जैसे होली के समय का जो पहले का पीरियड है वो वसंत ऋतु हम मानते हैं। उसमें बॉडी में ऑटोमेटिकली कफ का संचय होता है। आप कुछ खाओ नहीं खाओ, बॉडी में ऑटोमेटिकली, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एक्यूमुलेशन ऑफ कफ। इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, बट फिजियोलॉजिकली आपके शरीर में कफ का एक्यूमुलेशन होता है। तो अगर हम वमन करवाते हैं तो वो निकल जाता है, तो आगे जाके वो कफ से कोई व्याधि आपको नहीं होती। कफ रिलेटेड व्याधि से आप मुक्त रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी, कफ से बहुत सारे व्याधियां होती है। तो इस प्रकार से हम उसको प्रिवेंटिव के तौर पे भी कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से हमारा दिनचर्या और ऋतुचर्या भी वर्णन है कि आप ये सीजन में क्या खाओगे, ठीक है ना। हमारे आचार्यों ने इतना क्लियर कट उन्होंने इंडिकेशन दिया है प्रिवेंटिव आयुर्वेद में, इसमें आप स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद का दो ही उद्देश्य है, एक स्वास्थ्य रक्षणम, एक आतुर से विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षा करना
भी आयुर्वेद का ड्यूटी है और रोगी व्यक्ति का रोग ठीक कर। तो अगर हम सही से दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या फॉलो करेंगे तो व्याधि होगी नहीं। और उस हिसाब से खान पान का भी यूज है। जैसे वसंत ऋतुचर्या में हमारा पूरा चरक ने बताया है कि वसंत ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये हमारा प्रिवेंटिव पार्ट में है। स्वस्थ डिपार्टमेंट इसको हैंडल करते हैं हमारे कॉलेज में, स्वस्थ योगा डिपार्टमेंट। तो वो लोग और भी विविडली आपको बताएंगे कि क्या किस सीजन में क्या खाने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये भी सही बात है, मतलब इसको हम फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत उपयोगी कि वास्तव में हर ऋतु के अनुसार आयुर्वेद हमें कुछ बताता है। यहाँ पर एलोपैथी मौन है, वो नहीं बताता है कि किस ऋतु में आपको क्या खाना है। पर आयुर्वेद की ये बड़ी बहुत हमारी एक क्या कहें समृद्ध खूबी है चीज की, हमें ये पहले से प्रिवेंटिंग तौर पर बताता है कि हमें क्या खाना है ताकि हम बीमार नहीं पड़े। थैंक यू। व्यस्त जी मेरी बात सुनिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम। हमारे एक साथी उमेश साहू जी पूछना चाह रहे हैं कि आप स्लिप डिस्क में क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? स्लिप डिस्क से यदि कोई परेशान है तो? जिसको आप स्लिप डिस्क, स्पेशली हम लुम्बोसेक्रल डिस्क की बात करते हैं। जनरली हमारा जो रीढ़ की हड्डी के निचले जो बोन्स होते हैं, लुम्बर बोन और सेक्रल बोन, वहाँ पे वो दो हड्डियों के बीच में एक रहती है कुशन जैसा, वो अगर हेर्नेट हो जाता है, हेर्नेट मतलब थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक जाना, इसको कॉमनली हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। बाकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं लुम्बर डिस्क हर्निएशन, LDH, ठीक है, लुम्बर डिस्क हर्निएशन, और अथवा लुम्बर डिस्क बल्ज, LDB और LDH। टेक्निकली इसको हम इस लैंग्वेज में कहते हैं, कॉमनली आप स्लिप डिस्क बोलते हो, और आपकी मॉडर्न आयुर्वेद में हम इसको कटिग्रह बोलते हैं, जो अपनी टर्मिनोलॉजी होता है कि ये कमर के एरिया में, स्पेशली जो लोअर व्याके के वो हुए वायु का स्थान आयुर्वेद में, ठीक है। तो वो वायु के हिसाब से इसको हम वात व्याधि करके ट्रीट करते हैं, इसीलिए हमारा इसमें स्पेशली स्नेहन थेरेपी रहता है, प्रदन थेरेपी रहता है, जो जिसको पूर्वकर्म अभी हमने बताया, पूर्वकर्म पंचकर्म का, और वस्ती इज द बेस्ट थेरेपी। हम 15 दिन का कोर्स कराते हैं या तो 1 महीने का। 3 प्रकार की रहती है, एक 8 दिन की वस्ती कोर्स, एक 15 दिन की वस्ती कोर्स, एक 30 डेज का वस्ती कोर्स। इसके लिए स्लीप डिस्क के लिए बेस्ट है, कम से कम 15 डेज को हम करते हैं, क्योंकि पेशेंट कभी कभी 1 महीना उसको लंबा हो जाता है, वो रह नहीं पाता है, तो एक मीडियम मध्यम धरण 15 दिन तो पेशेंट रह लेते हैं, तो हम एक कोर्स तो करवाते हैं। और इसका पोस्ट रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। हमारे हॉस्पिटल में LDH के तो बहुत ही मरीज है, बहुत ही। एवरी OPD में हम 5 केस LDH के हम स्लिप डिस्क का लेते हैं, हर एक OPD में मिनिमम, और उनका हम स्पेशली एनिमा थेरेपी, वस्ती थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो करवाते हैं, और रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसका जो सर्जरी पार्ट है, वो कोई गारंटी नहीं है कि आप सर्जरी करने के बाद भी सही हो जाओ। वो भी केस बहुत हमारे पास आते हैं, तो हम ज्यादा इंसिस्ट नहीं करते हैं सर्जरी के लिए, स्पेशली इन स्लिप डिस्क और LDH। थैंक यू सो मच रमेश जी। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ ज्यादा देर, पेन मिडिल में पेन हो रहा है। तो मैंने पहले भी हुआ था ऐसे, मैंने एक्सरे वगैरह कराए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि लोअर जो आपकी है बैकबोन के लोअर जो है वहां पर गैप आ गया है। तो खैर मुझे समझ में वो चीज नहीं आई, गैप कैसे आ गया। पर उससे फिर उन्होंने ज्यादा पेन किलर दी थी और कुछ वो दी थी, पेन किलर तो मैंने नहीं ली। तो योगा वगैरह मैं करती थी पहले, तो उससे मेरा ठीक रहता था। आजकल योगा नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, इसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं अभी वही बात कर रहे थे, क्योंकि आफ्टर एक 40 एज, अभी हम जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं, 40 साल के बाद बहुत ही केसेस आते हैं हमारे जो लुम्बोसेक्रल डिजीज को लेके। उसमें हो सकता है आपको डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है नहीं भी हो, सिर्फ बोन डिजेनरेशन से भी पेन होता है। तो वो हम कंफर्म करेंगे, पहले एक एक्सरे करते हैं, उसमें से समझ में आती है ऑस्टियोफाइट से, जैसे गैप हो जाने का अर्थ है तो बोन के बीच में एक कुशन जैसा रहता है, तो वो अगर डिजेनरेशन होता है तो वो नर्व को कंप्रेस भी कर सकता है, उसके कारण पेन हो सकता है, या सिर्फ आपका हड्डी के कारण, हड्डी के जो डिजेनरेशन के कारण भी पेन होता है। जैसे
जैसे आप कंस्टेंटली खड़े हुए, कंस्टेंटली बैठे रहे तो भी पेन हो सकता है। तो ये ज्यादातर खड़े रहने से ज्यादा देर और या ज्यादा चलने से होने लगता हाँ वो होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि ये जितना मूवमेंट ज्यादा करेंगे पेन बढ़ेगा, जितना रेस्ट करेंगे उतना फायदा होता है। यहाँ सिर्फ हम आपको सेदन और स्नेहन से सही कर सकते हैं, मेडिकेशन थोड़ा बहुत देते हैं बोन्स के लिए जो आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब है, और सबसे बेस्ट थेरापी है पंचकर्म का पूर्व कर्म, जिसमें हम कटिवस्ती बोलते हैं, उस एरिया में एक ऑयल बाथ करवाते हैं और विद इन 7 डेज आपको 50% विदाउट एनी मेडिकेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ के हाथ में अक्सर झुनझुनी होती है, किस पर परामर्श दीजिएगा? हाथ में झुनझुनी का स्पेशल क्लियर कट केस है कि हो सकता है उनकी जो नेक बोन्स है, सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है। सर्वाइकल स्पाइन अगर जो हड्डी है, 7 हड्डियां हैं, जो गर्दन की 7 हड्डियां हैं, उसके बीच में कहीं भी आपका नर्व कंप्रेशन हो रहा है, वो हाथ को सप्लाई है। तो अगर झुनझुनी हो रहा है, सुनपन हो रहा है, कंस्टेंट हाथ ऐसे काम कर रहे हैं तो और भी बढ़ती है, तो आपको ये स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस आ गया है, ये हम मान के चलते हैं, और इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं थ्रू एक्सरे और एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन से। और उसका भी ट्रीटमेंट है ग्रीवाबस्ती, पंचकर्म का पूर्व कर्म सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। आप बिल्कुल आके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, 15 डेज ड्यूरेशन में आपको बिल्कुल बहुत ही फायदा होगा।